नमस्कार। हमारा आज का विषय है महाकाव्य की परिभाषा तथा उसके लक्षण। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था अर्थ रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद, शैली के आधार पर काव्य के भेद, या स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के भेद। और जो पिछली वीडियो में हमने किया था शैली के आधार पर या स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के भेद, उसमें हमने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ये दो भेद पढ़े थे। जैसे कि ये ठीक है, इसमें हमने जो कर लिया था वो था एक था स्वरूप के आधार पर। ठीक है, इसमें हमने प्रबंध काव्य कल पढ़ा था और मुक्त काव्य क्या है ये पढ़ा था कि ये होते क्या है। ठीक है, ये दोनों किसके अंडर आते हैं? श्रव्य काव्य के अंडर। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं महाकाव्य, महाकाव्य की परिभाषा तथा उसके लक्षण। यह आपने याद रखने जो प्रबंध का ही आगे भेद है, प्रबंध काव्य का ही। ठीक है, प्रबंध काव्य के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि प्रबंध काव्य है क्या। तो हम शुरू करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य काव्य की महत्वपूर्ण एवं गरिमामयी विधा है। इसमें कवि के निजी अनुभव, गंभीर चिंतन और जीवन दर्शन के अतिरिक्त जनजीवन का व्यापक चित्रण होता है। क्या क्या होता है इसमें? कवि के निजी अनुभव, ठीक है, जो कवि खुद अनुभव करता है, ठीक है, वो सब, और उसके गंभीर चिंतन, और देन आता है उसका जीवन दर्शन। इसको क्या करता है? उसको अभिव्यक्त करता है, उनका चित्रण करता है व्यापक रूप में। महाकाव्य द्वारा राष्ट्र के आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना की जाती है। कला कौशल की दृष्टि से भी महाकाव्य काव्य की उत्कृष्टता की कसौटी माना जाता है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य के द्वारा किया जाता है राष्ट्र के आदर्श एवं मूल्य की स्थापना, और ध्यान है कि कला कौशल की दृष्टि से भी, एक तो हम पढ़ते हैं ना भाव कौशल और दूसरा आता है कला कौशल। अब क्या है? कला कौशल की दृष्टि से भी महाकाव्य काव्य की उत्कृष्टता की कसौटी माना जाता है। काव्य के साथ महा विशेषण स्वत्य ही बहुत कुछ कह देता है। अब महा से क्या है कि महान काव्य, जिसमें पूरी की पूरी कथा उपस्थित रहेगी। आगे आता है कि सुदूर अतीत में अनेक संस्कृत आचार्यों ने समय समय पर महाकाव्य के लक्षणों को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इनमें आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य दंडी, और आचार्य आनंदवर्धन प्रमुख है। महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण सामान्यतः सभी आचार्य ने स्वीकार किया। अभी देखियो कि जो संस्कृत के आचार्य थे उन्होंने क्या लक्षण बताए हैं किसके? महाकाव्य के। जो आपने याद रखना है कि जो किसके हैं? संस्कृत आचार्य के द्वारा बताए गए। ठीक है, जिसको भारतीय आचार्य भी बोल देते हैं। अभी देखो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कथा किस प्रकार होनी चाहिए? जो कथा है वो पहला इसका लक्षण आ जाता है सर्गबद्ध या अध्यायबद्ध हो, और उसमें कम से कम 5 सर्ग होने चाहिए। कितने सर्ग होने चाहिए? 5। ठीक है, ये याद रखने, कम से कम 5 सर्ग होने चाहिए, या अधिक से अधिक 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, कथा का प्रसिद्ध होना आवश्यक है कि जो भी हमने महाकाव्य के लिए कथा ली है, ठीक है, हम महाकाव्य लिखने बैठे हैं, तो पहला क्या है कि वो सर्गबद्ध होने चाहिए, दूसरे के उसके कम से कम 5 सर्ग होने चाहिए, और तीसरी जो बात है वो ये है कि कथा का प्रसिद्ध होना आवश्यक है, कि वो जो कथा है वो प्रसिद्ध होनी चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध। आगे आता है प्रमुख कथा के साथ साथ उससे जुड़ी या स्वतंत्र प्रासंगिक कथाएं भी हो जाती हैं। अब क्या है? एक प्रमुख कथा है, ठीक है, आप देखो हम लगा रहे हैं एक कथा, ठीक है, रामचरितमानस ले लो। रामचरितमानस क्या है? राम का चित्रण, ठीक है, उसमें सारा राम का चित्रण है, लेकिन साथ साथ में उसमें गौण कथाएं भी आ रही है, उसका जो बाल जीवन है, ठीक है, किष्किंधा कांड है, वो सारी क्या है? उनके साथ जुड़ी हुई प्रासंगिक कथाएँ हैं। ठीक है, प्रमुख कथा तो चल ही रही है राम की, लेकिन साथ में उसके जो छोटी छोटी कथाएँ हैं प्रासंगिक वो भी चलती हैं। ठीक है, और आगे आता है इसका जो लक्षण है कि महाकाव्य का नायक कोई देवता, राजा जो उच्च कुल उत्पन्न धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए उसका नायक? जहाँ तो कोई देवता हो, ठीक है, देवता के उनमें से हो, या राजा हो जो उच्च कुल उत्पन्न धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। अभी देखो जो रामचरितमानस है, ठीक है, उसमें जो उसका नायक है वो कौन है? ठीक है, देवता कुल से हैं, जहाँ हम राजा कुल से उसको मान सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक फल की सिद्धि होना आवश्यक है। जैसे हम महाकाव्य लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में उसका जो निचोड़ है वो जो निकलना चाहिए, या तो धर्म, या अर्थ, या काम, या मोक्ष में से किसी एक फल की सिद्धि होना आवश्यक है, कि उसमें कोई एक फल की सिद्धि जरूर हो। आगे आता है कि महाकाव्य में श्रृंगार, वीर तथा शांत
रसों में से किसी एक अंगी रस हो तथा अन्य सभी उसमें यथास्थान अधिष्ठित हो। ठीक है, अंगी रस के इनमें से कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए, श्रृंगार वीर और शांत में से। और दूसरा है कि जो दूसरे उनमें आ रहे हैं, जो महाकाव्य में दूसरे रस आ रहे हैं वो किस प्रकार होने चाहिए, उसमें अधिष्ठित ही होने चाहिए। ठीक है, यथास्थान। आगे आता है कि महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद हो। क्या है कि प्रत्येक सर्ग में क्या होना चाहिए, एक छंद होना चाहिए प्रत्येक सर्ग में। ठीक है, एक अंगिरस हो, सॉरी एक छंद हो, और सर्ग के अंत में वह छंद बदल देना चाहिए। अब जब वो उसका एंड हो रहा है, ठीक है, जब आप एक कांड है, अगर एक अध्याय ले लो तो उसमें एक ही छंद चलना चाहिए। अगर वो धर्म के अर्थ में, जब किसके अर्थ में चल रहा है वो आपने देखना है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाना चाहिए, जो वो छंद है वो बदल जाना चाहिए। ठीक है, आगे आता है महाकाव्य के आरंभ में सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा अथवा नमस्कार, आशीष, आशीर्वचन, विषय प्रस्तावना आदि का भी विधान स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम शुरू करते हैं महाकाव्य तो उसमें इस प्रकार प्रस्तावना में, ठीक है, उसकी प्रस्तावना किस प्रकार की होनी चाहिए, जहाँ तो उसमें क्या किया हो, या तो भगवान की स्तुति की गई हो, या फिर सज्जन प्रशंसा हो, जो दुर्जन निंदा हो, नमस्कार हो, ये सारी। ठीक है, कोई भी इसमें से हम प्रस्तावना ले सकते हैं। आगे आता है महाकाव्य में जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं और घटनाओं आदि का चित्रण किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसमें जीवन के विविध रूप, अवस्थाएं होनी चाहिए, घटनाएं। महा का मतलब क्या है, महान। ठीक है, जो महान काव्य है उसमें हर एक चीज़ होनी चाहिए कथा वस्तु में, पूरी की पूरी। ठीक है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। आगे आता है कि महाकाव्य में नगर, युद्ध, प्रात्य, साय, रात्रि, वन, पर्वत, ऋतुओं आदि का भी वर्णन होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें भी उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे किसके अकॉर्डिंग थे, लक्षण बताए गए, जो संस्कृत आचार्यों ने बताए हैं महाकाव्य के लक्षण। यहाँ पर आता है संस्कृत में रघुवंश, कुमार संभव, शिशुपाल वध, नैषधचरित आदि, तथा हिंदी में पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि ये क्या है, महाकाव्य हैं। यह आपने एक 3-4 उदाहरणें लिख देनी है कि महाकाव्य कौन कौन से हैं। ठीक है, संस्कृत में रघुवंश है, कुमार संभव, शिशुपाल वध है ये, और हिंदी में कौन कौन से, पृथ्वीराज रासो है, पद्मावत है, रामचरितमानस है, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। आगे देखो पाश्चात्य विद्वानों का मत। अभी पाश्चात्य विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार महाकाव्य एक वर्णन प्रधान काव्य है। किस प्रकार का, एक वर्णन, अर्थात इसमें हर चीज़ का वर्णन किया जाता है, पूरा का पूरा, जिसमें समाज के व्यापक जीवन का चित्रण होता है। किस समाज के किस जीवन का, व्यापक, पूरे के पूरे जीवन का। ठीक है, अगर हम किसी एक चीज़ को उठाकर लिख रहे तो उसका पूरा का पूरा चित्रण करना है, कोई एक पक्ष नहीं लेना, सारा पक्ष लेना हमने, पूरा पक्ष। महाकाव्य की कथा वस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए तथा उसका नायक वीर होना चाहिए। कथा क्या है, इसमें उन्होंने भी यही कहा। ठीक है, पाश्चात्य विद्वानों ने, जो संस्कृत विद्वानों ने बताया था, इसकी कथा वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रसिद्ध होनी चाहिए, और इनका नायक है वह वीर होना चाहिए, और नायक का देवताओं से संपर्क होना आवश्यक माना गया है। ये देखो ना, इन्होंने आवश्यक माना है देवताओं से संपर्क होना, अर्थात सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, देवताओं से संबंधित क्या है कि उनमें नेचुरल एलिमेंट्स होने चाहिए, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। महाकाव्य की शैली में भी भव्यता होनी चाहिए। ठीक है, भव्यता अर्थात कि वो गहरी होनी चाहिए, विराट होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। महाकाव्य की शैली समझते हो ना, किस स्टाइल में उसको लिखा गया है, उसका जो स्टाइल है वो भव्य होना चाहिए। आगे आता है पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के अनेक भेद उपभेद स्वीकार किए हैं। यथा पहला है इपिक ऑफ ग्रोथ, अर्थात विकासशील महाकाव्य। पहला क्या है, विकासशील महाकाव्य। ये किनके अकॉर्डिंग है, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। ऐसे महाकाव्य में कोई प्राचीन कथा क्रमशः परिवर्तित होती जाती है तथा महाकाव्य का रूप आकार बढ़ता जाता है। कौन सी कथा, प्राचीन कथा, क्रमशः अर्थात कंटिन्यूटी में क्या होती जाती है, परिवर्तित होती जाती हैं, और महाकाव्य का जो आकार है वो क्या है, बढ़ता जाता है। जैसे अंग्रेजी का इलियड, या संस्कृत का महाभारत, और हिंदी का पृथ्वीराज रासो। ये आपने महाभारत भी पढ़ा है। ठीक है, पृथ्वीराज, चलो पृथ्वीराज रासो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन महाभारत की कथा तो आप जानते ही हो ना। ठीक है, ये क्या है कि इसमें जो कथा है वो क्या है, परिवर्तित होती जाती है, क्रमशः, क्रम के अनुसार। ठीक है, बढ़ती जाती हैं, और उसका जो रूप आकार है वो भी क्या है, बढ़ता ही जाएगा। देन आता है इपिक ऑफ आर्ट, अर्थात कलात्मक महाकाव्य।
ऐसे महाकाव्य किसी एक कवि की कलात्मक रचना होती है, जैसे अंग्रेज़ी का पैराडाइज लॉस्ट, संस्कृत का रघुवंश और हिंदी का कामायनी। ये क्या होती हैं? कवि की क्या होती हैं? कलात्मक रचना। और आपको जैसे कि अभी लगा हुआ है आपकी जो पोइट्री की बुक है ना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, सॉरी वो खंड काव्य है, वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आता है कलात्मक महाकाव्य, कि खुद वो एक कला डाल देते हैं उसमें, ठीक है, अपनी अलग सी। आगे आते हैं हिंदी विद्वानों के मत। हिंदी काव्य शास्त्रीय विद्वानों ने संस्कृत काव्य शास्त्र तथा पश्चिम, ठीक है, इन्होंने पहला क्या किया है? संस्कृत काव्य शास्त्र और बाद में पश्चिम साहित्य के सिद्धांतों का समन्वय अर्थात उनको उनका जोड़ करके, ठीक है, दोनों में आवश्यक तत्वों को मान्यता दी। उन्होंने फिर देखे उनमें आवश्यक तत्व कौन से हैं और उनको क्या दे दी है? मान्यता। क्योंकि किसी भी महाकाव्य पर पूरे के पूरे नियम तो पूरे नहीं उतरते, ठीक है। जो भी एक महाकाव्य है उसमें जो इन्होंने बताए गए लक्षण, जो विशेषताएं बताई गई है कि इसमें ये सर्गबद्ध होना चाहिए, दूसरा इसमें 5 सर्ग ही होने चाहिए, जो नायिक है वो वीरोदात होना चाहिए, ठीक है, देवताओं से उनका संबंध होना चाहिए, कथा प्रमुख होनी चाहिए, प्रासंगिक कथाएँ होनी चाहिए उसमें, या फिर उसमें जो भी है सारी के सारे दिन रात्रि, ठीक है, सायंकाल, जो भी है सूर्योदय, वर्षा का समय, ये सारा का सारा जैसे प्रकृति चित्रण वो भी पूरा का पूरा होना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें पूरे के पूरे नियम किसी भी महाकाव्य में पूरे नहीं उतरते, ठीक है। जथा हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस में केवल 7 ही सर्ग हैं, फिर भी ये एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है। यहाँ हिंदी के कुछ विद्वानों के मत प्रस्तुत हैं। वो देखो, पहला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या बताया है? महाकाव्य में इतिवृत्त या कथा वस्तु, व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना तथा संवाद योजना को अनिवार्य मानते हैं। जो क्या कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? कथा वस्तु होनी चाहिए, व्यापार वर्णन होना चाहिए, ठीक है, वर्णन अच्छी तरह से होना चाहिए, भाव व्यंजना होनी चाहिए, भावों का उसमें पूरी तरह उसको लिखा गया हो, और संवाद योजना, संवाद भी होने चाहिए। संवाद समझते हो ना, डायलॉग, ठीक है, डायलॉग भी होने चाहिए, जो अनिवार्य रूप, ठीक है, अनिवार्य मानते हैं, अर्थात इसको वो ज़रूरी मानते हैं इन चीज़ों को। आगे आता है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं? उदात्त कथानक, उदात्त कार्य, उदात्त भाव, उदात्त चरित्र तथा उदात्त शैली को अनिवार्य मानते हैं। जो अपने हूबहू जो उन्होंने विचार दिए हैं इसी प्रकार लिखने, जो उन्होंने दिए अपनी ओर से नहीं लिखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वो उसी प्रकार ही लिखना है हूबहू। डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा है उसी प्रकार लिखना है। उदात्त कथानक होना चाहिए, ठीक है, वो बोलते हैं उदात्त कार्य, उदात्त अर्थात उच्च, ठीक है। आगे आता है डॉक्टर गुलाब राय के मतानुसार महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है। किस प्रकार का? विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्य द्वारा जातीय या आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। ये है आपका हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए विचार। तो यहीं पर जो आपका जो महाकाव्य है, ठीक है, इसके जो लक्षण है, परिभाषा है, ये यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, तो आपने अच्छी तरह से कर लेना, बहुत आसान है। जो संस्कृत आचार्य ने उनके विचार दिए हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा है वो किस प्रकार के हैं, होना चाहिए महाकाव्य, उसी प्रकार के थोड़े मिले जुले पाश्चात्य के हैं, उसी प्रकार के ही हिंदी विद्वानों के हैं विचार। तो आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।